नमस्कार, जय हिंद। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शोध में आईसीटी के अनुप्रयोग के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे इंग्लिश में कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। तो देखिए, रिसर्च एप्टीट्यूड के 2 लेक्चर रह गए थे। एक मैं ऑलरेडी कल दे चुका हूँ, रिसर्च एथिक्स का, यानी कि शोध में नैतिकता का। आज हम करेंगे शोध में आईसीटी के अनुप्रयोग। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर जो है वो काफ़ी लंबा होने वाला है, इसलिए मैं इसको 3 पार्ट में बनाऊँगा। पहले पार्ट में हम इसका बेसिक्स करेंगे कि होता क्या है शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, वो कैसे किया जाता है। दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे कि डाटा कलेक्शन कैसे होती है, इसमें डाटा कलेक्शन से पहले क्या होता है स्थिति, बाद में क्या होती है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और साथ में एंड में हम शॉर्टकट में करेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसे 3 पार्ट में बनाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आपको देखिए वीडियो देख के लिखना है, साथ साथ आपकी फ्री में तैयारी हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपके पास लिखने का टाइम नहीं है और आपको इसका पीडीएफ नोट चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो फ्रेंड देखिए, जो पीडीएफ नोट्स है वो पेड नोट्स है, इसलिए अगर आपको लिखना है तो फ्री में तैयारी होगी। अगर आपको मान लीजिए पीडीएफ नोट चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे पीडीएफ भी परचेज़ कर सकते हैं। सो देखिए, सबसे पहली बात देखिए, आईसीटी का अनुप्रयोग। आईसीटी का मतलब क्या है? देखिए आजकल देखिए सारा जो ज़माना है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा है डिजिटल हो रहा है सारा ज़माना ना। देखिए जो पहले ऑफलाइन होती थी आज क्या है ऑनलाइन हो रही है। आप देखिए जो हमारी कोचिंग है, जो टीचिंग है, जो स्कूल की पढ़ाई है, कॉलेज की पढ़ाई है, वो सारी ही क्या है आजकल ऑनलाइन हो रही है। आप देखिए कि बहुत सारी जो स्टडी है वो सारी आजकल ऑनलाइन हो रही है, इसलिए रिसर्च भी देखिए आजकल ऑनलाइन ही हो रही है तकरीबन। तो उसमें क्या है देखिए कि गवर्नमेंट भी देखिए, सरकार भी नए नए सॉफ्टवेयर बना रही हैं किनके लिए, अनुसंधानकर्ता शोधकर्ता के लिए, अनुसंधानकर्ता के लिए यानी कि रिसर्चर के लिए, जो बच्चे रिसर्च करते हैं उनके लिए सरकार भी हेल्प कर रही है। तो देखिए हम ये कहते हैं कि जो रिसर्च करने वाले हैं, जैसे कोई पीएचडी होल्डर हैं या जो स्टूडेंट हैं रिसर्च करते हैं, तो अगर वो रिसर्च करते हैं तो आईसीटी तो उनमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सो देखिए सबसे पहले आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है। देखिए आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो देखिए सूचना और संचार की प्रौद्योगिकी या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जिसे आमतौर पर आईसीटी कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहली बात है आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है। इंग्लिश में कहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में इसे कहते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो देखिए फ्रेंड्स, कई बार ना आईटी भी आ जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वो भी इसी का ही शॉर्ट फॉर्म है। चाहे आईसीटी हो चाहे आईटी हो, बात एक ही है। आप देखिए जो यूके है यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, और यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ पे देखिए आईसीटी को क्या कहते हैं, वहाँ पे आईसीटी को आईटी कहा जाता है। तो अगर मान लीजिए कहीं पे आईटी आ जाए तो वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। तो यूके यूएसए में क्या है आईटी कहते हैं, बाकी पूरी दुनिया में आईसीटी कहा जाता है। सो देखिए हिंदी में कहते हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। तो देखिए इस डिजिटल दुनिया में, डिजिटल दुनिया मतलब जहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, तो इस डिजिटल दुनिया में क्या है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन, इन दोनों के लिए जिन जिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वे सभी आईसीटी के अंतर्गत आते हैं। आप देखिए डिजिटल दुनिया यानी कि सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ कंप्यूटर के ऊपर काम होता है। आप देखिए जो आपका मोबाइल है वो भी देखिए डिजिटल है ना। आप देखिए पहले लोग घड़ी रखते थे अपने पास और कैलकुलेटर रखते थे, है ना। तो आजकल क्या है, ना तो किसी के पास कैलकुलेटर होता है ना ही घड़ी होती है, सब कुछ किस में है, मोबाइल में है। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप सीधे यूट्यूब करते हैं, गूगल करते हैं, तो सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो ये क्या है, ये डिजिटल दुनिया हो गई ना, जहाँ पे देखिए स्टडी भी ऑनलाइन होगी तो वो डिजिटल दुनिया होगी। वहाँ पे क्या है इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन होता है, यानी कि यहाँ पे आपको क्या है सूचनाएं दी जाती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप उनसे संचार कर सकते हैं, है ना, कम्युनिकेट भी साथ में कर सकते हैं। सजे जैसे देखिए ये वीडियो है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, लेकिन अगर आपको कम्युनिकेट करना होगा हमसे तो आप हमें हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ये क्या है कि जिस जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए, तो उसे कहते हैं डिजिटल दुनिया, उसे कहते हैं आईसीटी।
सो देखिए, शोध विकास तथा शोध के क्षेत्र में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग वर्तमान समय में व्यापक स्तर पर किया जा रहा है। आप देखिए, जो शोध विकास है और शोध का जो क्षेत्र है, यानी कि जो रिसर्च की जाती है, चाहे उसका विकास हो चाहे उसका क्षेत्र हो, उसमें क्या है कि सूचना संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी का जो अनुप्रयोग है वो वर्तमान समय में व्यापक स्तर पर हो रहा है। वर्तमान समय मतलब जिस समय में हम रहते हैं, देखिए उस समय में आप देखिए, आज से तकरीबन 10 साल पहले यूट्यूब का इतना ज़माना नहीं था, है ना। हम ज़्यादा पीछे नहीं जाते, 10 साल पहले ही मैं बात करूँ 2017 के बाद 18 के बाद, तो आप देखिए अभी 4-5 साल ही हुए हैं तकरीबन ज़्यादा उसके आईसीटी के प्रयोग की। यानी कि देखिए, जो स्टडी है वो तो देखिए कोविड की वजह से 2020 से ही लगभग ज़्यादा हुई है, लेकिन आप देखिए लगभग 3 से 4 साल पहले की बात करें, वहीं से आप देखिए कि जो स्टडी ऑनलाइन होती है, देखिए स्टडी तो ऑनलाइन पहले भी होती है, लेकिन आईसीटी का प्रयोग जो है वो व्यापक स्तर पे इतना नहीं होता था। आप देखिए कि जो 2018 था, 2018 का जो दिसंबर का मंथ था, दिसंबर का महीना था, वहाँ से देखिए जो हमारा यूजीसी नेट का है वो क्या था, ऑनलाइन हो गया था, कंप्यूटर बेस्ड हो गया था, जो कि एनटीए द्वारा किया गया। आप देखिए, इससे पहले ऑफलाइन होता था पेपर, तो अब क्या था, ऑनलाइन हो गया 2018 से, है ना। तो उसमें क्या है, देखिए व्यापक स्तर पर अभी क्या है, बहुत सारे एग्ज़ाम जो है, बहुत सारी परीक्षाएं जो हैं वो डिजिटल तौर पर ली जा रही हैं। सो आंकड़ों को प्राप्त करने में तथ्यों का क्रमवार अध्ययन करने के साथ साथ विभिन्न विषय वस्तुओं का तुलनात्मक और पिक्टोग्राफिकल अध्ययन करने के लिए आज कोई भी विद्यार्थी सुदूर किसी भी पुस्तकालय, कक्षा, सेमिनार, संगोष्ठी में सूचना संचार प्रौद्योगिकी की मदद से लाभ ले सकता है और लाभ दे सकता है। आप देखिए, आप घर बैठे बैठे देखिए कोई भी आप किसी भी सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं, है ना। जैसे जैसे आजकल सेमिनार तो हो गया आप अटेंड करना, लेकिन अगर आप नेट के जरिए करते हैं वो वेबिनार होता है, बात एक ही है। तो यहाँ पे क्या है कि आप विषय वस्तु का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तुलनात्मक अध्ययन मतलब जैसे आप ये इस लेक्चर का मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सेम लेक्चर किसी और का भी देख सकते हैं, तो आप उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलनात्मक कर सकते हैं कि सबसे बेस्ट क्या है ना। पिक्टोग्राफिकल अध्ययन क्या है कि आपको साथ में पिक्चर दिखाई जाती है। जैसे देखिए, आपको ये मैं पिक्चर दिखाता हूँ साथ में, है ना, कि आपको ताकि आसानी हो जाए पढ़ने में। तो घर बैठे बैठे दूर बैठे व्यक्ति, अब देखिए जो ये हमारा जो वीडियो है वो इंडिया में तकरीबन बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, है ना। तो वहाँ पे क्या है कि कोई पंजाब से है, कोई बंगाल से है, कोई तमिलनाडु से है, कोई महाराष्ट्र से है, तो ऑल ओवर इंडिया, है ना। तो ऑल ओवर इंडिया क्या है, पूरा स्टूडेंट ये कवर करते हैं। तो घर बैठे बैठे देखिए वो इसका लाभ ले भी सकते हैं, लाभ दे भी सकते हैं। लाभ लेना मतलब आपने लेक्चर पढ़ा, आपको अच्छा लगा, आपने नोट्स बना लिए। लाभ देना मतलब आपका इंटरेस्ट हुआ, तो कुछ स्टूडेंट जो हैं जो ऑलरेडी देखिए नेट क्वालिफाई कर चुके हैं वो पढ़ा भी सकते हैं। तो इससे क्या है, आप दूसरों को लाभ दे भी सकते हैं और खुद से लाभ ले भी सकते हैं। अब विद्यार्थी को शोध हेतु अलग अलग जगह पर जाने की आवश्यकता नहीं, इससे समय और धन की बचत होती है। अब देखिए होता क्या है, जब भी रिसर्च की जाती थी, जब भी शोध होता था, तो क्या होता था, जो विद्यार्थी है उन्हें जगह जगह घूमना पड़ता था। मान लीजिए कि किसी विद्यार्थी को, है ना, मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसका सब्जेक्ट है हिस्ट्री या इतिहास, तो उसको देखिए मान लीजिए कि उसको इतिहास के विषय में पीएचडी वो कर रहा है, तो उसे रिसर्च करनी है, तो उसे उस जगह पे जाना होगा, है ना। या कोई भी ऐसा विषय है जिसके लिए आपको जाना होगा। लेकिन जैसे आपको भारत की देखिए सभ्यता संस्कृति जाने तो आपको जाना होगा, लेकिन वहाँ पे क्या है, अब आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो आप छोटी छोटी बातें जो हैं वो इंटरनेट से ले सकते हैं, आसानी से आपको पूरी जानकारी वहाँ पे मिल जाती है। इससे क्या है, आपका समय बचेगा, आपका धन भी बचेगा। सो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आगे कि जो आईसीटी का प्रयोग वह कैसे होता है। सो देखिए, सबसे पहले आप देखिए जब भी शोध की जाती है उसमें सबसे पहले क्या होता है, डाटा एकत्रित किया जाता है, यानी कि कलेक्टिंग डाटा। अब देखिए, डाटा एकत्रित करने के लिए डाटा एकत्रित करना
आईसीटी का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, अगर आपको पहली बात तो डाटा इकट्ठा करना होता है, किसी को डाटा इकट्ठा करना है, सबसे पहले क्या है, आईसीटी का प्रयोग करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका जो विषय है ना, तो अगर आपको उसके लिए डाटा इकट्ठा करना है तो सबसे पहले आप इंटरनेट की का इस्तेमाल करते हैं। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आप सीधे गूगल पे सर्च करते हैं ना, तो वो क्या डाटा इकट्ठा करते हैं वहाँ से। प्राथमिक डेटा पर आधारित अध्ययन के मामले में ऑनलाइन प्रश्नावली सर्वेक्षण से डाटा एकत्रित करने के बजाय डाटा एकत्रित करने के लिए किया जाता है। अब देखें यहाँ पे क्या है कि जो प्राथमिक डाटा है, प्राथमिक डाटा मतलब जैसे जो आपने खुद से अपनी मेहनत से जो चीज़ तैयार की है वो होता है प्राथमिक डाटा। मान लीजिए आप शोधकर्ता हैं, तो आपने जो अपने हिसाब से जो आपने इकट्ठा किया है डाटा, उसे प्राथमिक डाटा कहते हैं। लेकिन आप किसी का ऑलरेडी बना हुआ डाटा, मान लीजिए किसी की पुस्तक है या किसी का कोई डाटा बना हुआ है, आप उसे यूज़ करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, वो होता है सेकेंडरी डाटा। ठीक है, प्राथमिक डाटा क्या है, जो आपका खुद का डाटा अपनी मेहनत से बनाया गया, दूसरे की मेहनत से बनाया गया होता है सेकेंडरी डाटा। देखिए, प्राथमिक डाटा में क्या है, यहाँ पे ऑनलाइन प्रश्नावली होती है, ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर सर्वेक्षण होता है, सर्वे होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आधार पर रख के क्या है, डाटा इकट्ठा किया जाता है। यह समय और पैसे बचाने में मदद कर सकता है। देखिए, आपका इसमें समय बचता है, आपका इसमें पैसे भी बचते हैं, वो तो सही बात है। देखिए कि देखिए आईसीटी का जहाँ प्रयोग हो वहाँ पे समय और पैसा दोनों बचेगा। डेटा एकत्रित करने में कोई भौगोलिक प्रतिबंध नहीं होगा। अब देखिए, जब भी आप डेटा एकत्रित करते हैं, पहले देखिए क्या होता था कि आप कई जगह पे जाते हैं तो आपको वहाँ पे जाने की अनुमति नहीं होती थी कई जगह पे, है ना, तो वहाँ पे भौगोलिक प्रतिबंध होता था कई जगह। मतलब जैसे मान लीजिए आपको टेररिज्म के ऊपर, आपको आतंकवाद के ऊपर रिसर्च करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको आतंकवादी के पास जाना है ना। तो उसके बाद क्या है कि आपको किसी के ऊपर कुछ भी लिखना है, आपको जांचना है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे आपको जाना पड़े, क्योंकि देखिए कई सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए, है ना, जैसे कई आदिवासी इलाके हैं, वो अपनी सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए वहाँ पे किसी को आने की अनुमति नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे भौगोलिक प्रतिबंध होता है अगर आप खुद से वहाँ पे मैनुअल तरीके से जाएंगे। लेकिन इसमें इंटरनेट से के साथ क्या होता है कि आपको कोई भी भौगोलिक प्रतिबंध नहीं होता। ऑडियो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करके आयोजित ऑनलाइन साक्षात्कार के माध्यम से भी डाटा एकत्रित किया जा सकता है। अब देखिए होता क्या है, अगर आपको किसी से डाटा इकट्ठा करना है, किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से, आप उसे फ़ोन कर सकते हैं ऑडियो ग्रुप में, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं किससे, कंप्यूटर, लैपटॉप से, कहीं से भी। तो आप उनसे क्या है, ऑनलाइन उनका इंटरव्यू ले सकते हैं। आप देखिए, जब भी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो देखिए वहाँ पे क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं, है ना, तो उनका क्या है कि डाटा इकट्ठा किया जाता है कि किन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो ऑनलाइन इंटरव्यू होता है उनका, बहुत सारे क्वेश्चन किए जाते हैं उनसे, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। देखिए उसमें डाटा प्रवेश यानी कि डाटा एक्सेस। अब देखिए डाटा एक्सेस कैसे करना है, मैंने आपको बताया था ना, प्राथमिक डाटा वो होता है जो हमारा खुद का डाटा होता है, अपनी मेहनत से बनाया हुआ। माध्यमिक डाटा यानी कि स्टैंडर्ड डाटा वो होता है जो दूसरे का बना हुआ डाटा होता है। अब देखिए डाटा को एक्सेस कैसे करना है, डाटा कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए माध्यमिक डाटा को ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। मान लीजिए आपको रिसर्च करनी है, उसके लिए देखिए आपको डाटा की ज़रूरत पड़ी, किसी और का डाटा की, आपको जस्ट वहाँ से क्या है उदाहरण लेने हैं, आपको समझना है, तो क्या है आप उसे ऑनलाइन दे सकते हैं, ऑनलाइन उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन देखिए पोर्टल है जिनका उपयोग शोधकर्ता द्वारा ऑनलाइन डाटा तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। अब देखिए ऑनलाइन पोर्टल होते हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार, संस्थानों और संगठनों के विभिन्न विभाग अपनी वार्षिक रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड करते हैं। अब देखिए सरकार है ना, सरकार है, कुछ संस्थान है, संगठन है, उनकी जो वार्षिक रिपोर्ट होती है वो वहाँ ऑनलाइन अपलोड करते हैं। आप देखिए जो NIRF रैंकिंग हर साल आती है ना, तो उसको भी ऑनलाइन अपलोड किया जाता है NIRF की वेबसाइट पे। वहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है, कौन सा कॉलेज नंबर 1 पे है ना, वहाँ पे कि मेडिकल में कौन सा ऊपर है, इंजीनियरिंग कौन सा ऊपर है, वो सारी चीज़ें तो क्या है वो जारी करते हैं ऑनलाइन।
तो उससे क्या है, आप घर बैठे पता लगा सकते हैं कि आपको कहाँ पे एडमिशन लेना है, कौन सा बेस्ट है। सो ई पुस्तकें, डिजिटाइज्ड दुर्लभ संस्थान, पांडुलिपि जिसे मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, को शोध उद्देश्य के लिए ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। देखिए जैसे जो ई बुक्स होती हैं, है ना, वो, और जो दुर्लभ संसाधन हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, तो उसको क्या है, आप ऑनलाइन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। data.gov.in भारत सरकार का एक खुला या ओपन डेटा पोर्टल है, जहां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के डाटा और दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कुछ राज्य ने अपने ऑनलाइन ओपन डेटा पोर्टल भी विकसित किए हैं। आप देखिए, ओपन डाटा पोर्टल का मतलब होता है कि जिसे आप कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। हालांकि आप रिसर्च नहीं करते, मैं रिसर्च नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी उसे देख सकता हूँ। तो कोई भी व्यक्ति देख सकता है, उसे कहते हैं ओपन पोर्टल या खुला पोर्टल, खुला डाटा पोर्टल। तो data.gov.in आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे देखिए सरकार के मंत्रालय के बहुत सारे डाटा और दस्तावेज वहाँ पे ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं। जिसके काम के हो वो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकता है। और कुछ राज्यों ने देखिए अपना ऑनलाइन ओपन डाटा पोर्टल विकसित किया है। पूरे राज्यों ने नहीं किया, लेकिन कुछ राज्यों ने किया है। जैसा कि देखिए भारत सरकार ने तो किया है पूरे इंडिया के लेवल पे, भारत के लेवल पे, लेकिन कुछ राज्यों ने भी किया है। तो देखिए नेक्स्ट है डाटा संग्रहित करना, यानी कि स्टोरिंग डाटा। अब देखिए डाटा संग्रहित करना, डाटा को स्प्रेडशीट और डाटाबेस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहेजा जा सकता है। इसे पासवर्ड द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। अब देखिए होता क्या है, जो आपका डाटा है, मान लीजिए आपके कंप्यूटर में कुछ डाटा है, आपको उसे सेव करना है, तो आप उसे स्प्रेडशीट से भी कर सकते हैं, आप उसे डाटाबेस में भी कर सकते हैं। तो आप उसका फोल्डर बना के रख सकते हैं, किसी का फोल्डर का नाम दे दीजिए, वहाँ पे आप उसे डाटा को रख सकते हैं। तो आप उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं कि जब भी आप इस्तेमाल करें तो आप खुद ही इसका इस्तेमाल करें, या जिसको पासवर्ड पता हो खुद ही इसका इस्तेमाल करें, कोई और इस्तेमाल ना करें। सो विभिन्न सॉफ्टवेयर हैं जिनका उपयोग, जैसे आप देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, एसक्यूएल है और ओरेकल है, जैसे स्प्रेडशीट डाटाबेस बनाने के लिए किया जा सकता है। अब देखिए जैसे स्प्रेडशीट बनाना हो, डाटाबेस बनाना हो, उसके लिए क्या है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे एसक्यूएल और ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जिसे एमएस एक्सेल कहते हैं। तो इसे क्या है, स्प्रेडशीट बनाई जाती है जहाँ पे आप अपना डाटा रख सकते हैं। सो देखिए डाटा को क्लाउड सर्वर पर भी सहेजा जा सकता है, फिर इसे लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ ही कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर का उपयोग डेटा की सफाई और त्रुटियों को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है। अब देखिए मान लीजिए आपका सॉफ्टवेयर है, आपको कुछ चीज़ें डिलीट करनी है, कुछ चीज़ें आपको हटानी है, तो आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उन चीज़ों को हटा सकते हैं। मान लीजिए आपने कुछ रिसर्च की है, आपके पास जो डाटा है उसमें कुछ गलतियां हैं, उसे ठीक करने के लिए आप त्रुटियों को दूर भी कर सकते हैं। सो देखिए क्लाउड सर्विस क्या है, क्लाउड सर्वर क्या है, जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन है, वहाँ पे देखिए आपका मेमोरी कार्ड है 32 GB का, लेकिन वो पूरी तरह से भर चुका है। अब आपके पास ऑप्शन है, आप अपने मेमोरी कार्ड को बढ़ाइए, लेकिन आप उसे बढ़ाना नहीं चाहते, तो वहाँ पे आपको क्लाउड स्टोरेज की ऑप्शन मिलती है, जहाँ पे जो आपका डाटा होता है आप वहाँ पे उसे शिफ्ट कर सकते हैं, फिर बाद में जब चाहे आप उसे देख सकते हैं। वो होता है क्लाउड स्टोरेज, यानी कि आपको अपना एक्स्ट्रा डाटा वहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, वो चीज़। सो देखिए डेटा संसाधित करना, नेक्स्ट है डाटा या प्रोसेसिंग डाटा, या डाटा प्रोसेसिंग या डेटा संसाधित करना। अब देखिए डेटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके डेटा को प्रोसेस और एनालिसिस किया जाता है। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब देखिए क्या है, कि जो हमारे पास डाटा है हम उसका देखिए उसे प्रोसेस कैसे करते हैं, है ना, उसे आगे कैसे बढ़ाते हैं। अब देखिए हमें पूरा एनालिसिस करना होता है कंप्यूटर के अंदर कि जो हमारा डाटा है वो सही है, गलत है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, क्या है। कंप्यूटर दूसरे के एक अंश के भीतर भी जटिल गणना करने में सक्षम है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कि जो कंप्यूटर होता है वो छोटी से छोटी, चाहे वो दशमलव में हो, पॉइंट्स में हो, कहीं पे भी देखिए कुछ भी चीज़ हो, उसे मिनटों सेकंडों में, सेकंड में भी, 1 सेकंड में ही उसे वो कैलकुलेट कर देता है। बड़ी से बड़ी आप गणना भी उससे कर सकते हैं। जैसे देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम्स का उपयोग करके लाभ अनुपात, मानक विचलन, सहसंबंध, प्रतिगमन, सांख्यिकी के मूल्य आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे परसेंटेज एवरेज रेशो है, या आप इसे कर सकते हैं।
अब देखिए SPSS, स्टेटा, आर, आइकॉन, नेस्टार, एटलस डॉट TI, मैक्सकडा आदि कुछ डाटा विश्लेषण उपकरण है। आप देखिए ये डाटा विश्लेषण उपकरण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद जरूर करिए। सो नेक्स्ट बारी आती है, देखिए यहाँ पे डेटा की व्याख्या करना यानी कि इंटरप्रेटिंग डाटा। अब देखिए डेटा की व्याख्या करना कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग डाटा की व्याख्या करने और इसे दृश्य रूप में प्रस्तुत करने के लिए भी किया जाता है। अब देखिए डेटा की व्याख्या करना, पहली बात जो आपके पास डेटा है आप उसे व्याख्या करना चाहते हैं, उसे किसी को बताना चाहते हैं। जैसे देखिए मेरे पास डाटा था, मैंने आपको ये व्याख्या करनी है, समझाना है, तो मैं आपको ये PPT के ज़रिए समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो भी मैं व्याख्या करूँगा आपको मैं दृश्य रूप से करवाऊँगा। आप देखिए कई होता है ना, कई जगह पे देखिए बहुत ग्राफ बनाए होते हैं, कई जगह पे देखिए पिक्चर्स बनाई होती हैं, फ़ोटो लगाई होती है साथ में, कि ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो डेटा तालिकाओं को बनाने के लिए डाटा टेबल, ग्राफ, चार्ट आदि का उपयोग किया जा सकता है। इनका उपयोग तुलना करने, विकास दिखाने, रचनाओं की कल्पना करने, इतिहास के लिए किया जा सकता है। अब देखिए डेटा की तालिका बनाना, तालिका बनाने में क्या है, मान लीजिए आपको कोई डेटा समझाना है ना, तो आप उसका ग्राफ बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। तो इससे क्या है कि आप उसे समझा सकते हैं आसानी से। जैसे देखिए कोई कंपनी है, अपनी प्रोग्रेस को दिखाती है कि मैंने ये कंपनी स्टार्ट की थी, तब स्टार्ट की थी, अब मेरी कितनी ग्रोथ है, तो वहाँ पे आपको पूरा वहाँ पे वो ग्राफ दिख जाता है। तो इसे क्या है, डेटा की व्याख्या करना, जो आपके पास डाटा है वो किस प्रकार का है, किस लेवल का है, वो इसमें देखा जाता है। किस में देखा जाता है, ICT में देखा जाता है। अनुसंधान निष्कर्षों का संचार। अब देखिए अनुसंधान निष्कर्षों का संचार, ICT का उपयोग शोध निष्कर्षों को संप्रेषित करने में भी किया जा सकता है। अब देखिए अनुसंधान निष्कर्षों का संचार क्या है, यानी कि जो भी हमारे पास अनुसंधान है ना, हम उसे कैसे देखिए फाइंड कर सकते हैं, कैसे उसे हम कर सकते हैं। देखिए अनुसंधान निष्कर्षों का संचार, ICT का उपयोग शोध निष्कर्षों को संप्रेषित करने में भी किया जा सकता है। पत्रिकाओं में से कई इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध हैं जो साझा करना आसान है। थीसिस को निर्दिष्ट पोर्टल पर ऑनलाइन भी अपलोड किया जा सकता है। शोध गंगा ऐसे प्लेटफॉर्म में से एक है। यह शोध अध्येताओं के लिए अनिवार्य है कि वो अपने शोध को शोध गंगा पर अपलोड करें। अब देखिए सिंपल से यहाँ पे बात क्या है, मान लीजिए आप एक अनुसंधान करता है, आप एक शोध करता है, आप एक रिसर्चर है, और आपको देखिए कि अपनी रिसर्च के लिए किसी की हेल्प चाहिए। तो देखिए जो विषय आपने चुना है आपको वो पता नहीं कि उसे कैसे करना है, लेकिन अगर आपको किसी का काम दिखाया जाए कि देखिए इस हिसाब से ये काम करना है, तो आप उसे आसानी से करेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है आपकी हेल्प के लिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप में आप देखेंगे जब भी आप उसका रिसर्च का वो डालेंगे अपना डाटा का, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। अब देखिए गवर्नमेंट ने शोध गंगा का प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पे थीसिस जो होती हैं, थीसिस मतलब कि जो भी डाटा इकट्ठा किया जाता है एक शोधकर्ता के द्वारा, PhD होल्डर के द्वारा, तो वो देखिए अपनी थीसिस वहाँ पे अपलोड करता है, ताकि जो भविष्य में आने वाले जो शोधकर्ता है वो उस थीसिस की हेल्प से, उस थीसिस की मदद से वो क्या करे, अपने डाटा को या अपने जो शोध को आगे बढ़ा सके। तो ये देखिए इससे होता है कि आपको इससे मदद मिल जाती है कि आपको अनुसंधान कैसे करना है। तो इसलिए जो भी थीसिस होती है वो शोध गंगा जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए हैं वहाँ पे अपलोड करना ज़रूरी है। सो देखिए भारत सरकार के विभिन्न शैक्षणिक, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि भारत सरकार के विभिन्न शैक्षिक, वैज्ञानिक, सामाजिक संगठन के वेबसाइट, पोर्टल, ब्लॉग ऐसे सोर्स हैं जिनसे सामग्री को प्राप्त किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि भारत सरकार के देखिए बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल पोर्टल हैं, शैक्षिक पोर्टल है, वैज्ञानिक पोर्टल है, बहुत सारी वेबसाइट है, पोर्टल है, ब्लॉग है, बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जहाँ से क्या है कि आप सामग्री आसानी से ले सकते हैं, डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें सूचना के संचार के लिए हर तरह की प्रौद्योगिकी समाहित है। अब देखिए सूचना संचार जो होती है वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, हर जगह पे सूचना संचार है, चाहे आप एजुकेशन का क्षेत्र लेके चलें, अगर आप
साइंस के फील्ड में चले, किसी भी फील्ड में जाएंगे आपको हर एक चीज़ ऑनलाइन मिल जाएगी। यह वह प्रौद्योगिकी है जो कि सूचना के संचालन मतलब जहाँ पे सूचना की रचना की जाती है, भंडारण किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है कि योग्यता रखता है, तथा संचार के विभिन्न माध्यम कौन से देखिए, जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, सेल फोन है यानी कि मोबाइल फ़ोन, और कंप्यूटर और नेटवर्क है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, सैटेलाइट सिस्टम है, सेवा है और अनुप्रयोग है, से सूचनाओं के प्रसारण की सुविधा प्रदान करती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है ना। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है कि जो सूचना दी जा रही है ना। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि जो सूचना दी जा रही है उस सूचना को कैसे निर्माण किया जाए, उसका कैसे कहाँ पे रखा जाए, कैसे उपयोग किया जाए। अब जो सूचना दी जाती है वो देखिए कैसे दी जाती है, या तो आपको रेडियो से, टेलीविज़न से, मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से, है ना, हार्डवेयर से, कहीं से भी आपको देखिए ये सूचना दी जाती है। प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का काम क्या है, आपको विभिन्न प्रकार से सूचना को देना, है ना। अगर आप टीवी देखते हैं, टेलीविज़न, आप वहाँ पे आपको सूचना मिलेगी, है ना। मोबाइल देखते हैं, वहाँ पे आपको सूचना मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हैं, टेक्नोलॉजी से, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। आईसीटी कई लोगों के जीवन का अविभाज्य और तथा स्वीकृत अंग बन गया। अब देखिए जो आईसीटी है वो क्या है, जीवन का अविभाज्य अंग है, स्वीकृति अंग है। स्वीकृति मतलब आपने खुद से इसे अपनाया है। देखिए जो आपका मोबाइल फ़ोन है, आप उसे एक दिन के लिए अपने से दूर कर दीजिए, आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपने कुछ खो दिया है ना, जिसके आप रह नहीं सकते, जिसके बिना आप रह नहीं सकते। तो देखिए कई लोगों के जीवन का अविभाज्य अंग है। आप देखिए जैसे ऑनलाइन स्टडी होती है ना, तो आप देखिए बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ से आप स्टडी करते हैं, अगर देखिए वो ना होते तो कैसे होती तैयारी, है ना। तो इसलिए तो ये आपके क्या है, जीवन का अविभाज्य अंग है। नेक्स्ट देखिए कृषि, स्वास्थ्य, शासन प्रबंध और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में इसका प्रभाव है। देखिए चाहे कृषि है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे शासन प्रबंध है, चाहे शिक्षा है, वहाँ पे क्या है, आईसीटी है। आईसीटी एक विविध संग्रह है जिसमें विभिन्न प्रौद्योगिकी उपकरण निहित हैं। आप देखिए कोई भी क्षेत्र है, कोई अछूता नहीं रह गया, सभी जगह क्या है, आईसीटी है। साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल आदि जैसे सेवाओं भी सम्मिलित हैं। आप देखिए पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में डाकिया जो था वो चिट्ठी लेके जाते थे। अब देखिए बहुत सारा ऐसा होता था कि जो भारतीय डाक सेवा है वहाँ पे चिट्ठियाँ पोस्ट कर दीजिए, वो बहुत देर लगा देते थे कई बार। लेकिन अब आ गया है ईमेल का ज़माना। अब वही चिट्ठी आपको कहाँ में करनी होती है, मेल करनी होती है। पहले आप देखिए चिट्ठी को आप लेटर बॉक्स में डाल के मेल करते थे ना, पहले आप देते थे ना उनके होम एड्रेस पे। लेकिन आजकल क्या है, ईमेल पे देखिए ईमेल एड्रेस बनाए गए हैं कि जो आपको चिट्ठी वहाँ पे देनी है उसे आप टाइप करिए, 1 सेकंड में वहाँ पे उसके पास पहुँच जाएगी। अब देखिए आपको मान लीजिए दिल्ली से मुंबई चिट्ठी भेजनी है, अगर आप वैसे डाक के ज़रिए भेजेंगे तो वो 10 से 15 दिन लगाएगा पहुंचाने में, है ना। तो अगर आप मेल करेंगे वो 1 सेकंड में जाएगा। तो देखिए टेक्नोलॉजी कहाँ तक आ चुकी है। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। पहले क्या था, फ़ोन में बातें होती थी, आजकल आप सीधे ही सामने आमने बैठ के बात कर सकते हैं अपने लैपटॉप के ज़रिए, है ना, वो सारी चीज़। तो ये किससे पॉसिबल हुआ, आईसीटी से पॉसिबल हुआ। अगर आईसीटी होता नहीं ये सारी चीज़ भी नहीं होती। आईसीटी एक पाइपलाइन प्रणाली की तरह है जहां सूचना सूचना मतलब पाइपलाइन प्रणाली होते हैं ना, जैसे पाइप लाइन, जैसे देखिए जैसे सूचना है जहाँ पे संग्रहित पानी, है ना। जैसे देखिए जो पानी होता है वो संग्रहित एक जगह पे किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी जैसे भंडारण टैंकी, है ना, जहाँ पे पानी रखा जाता है, में संचित होती है। आप देखिए जैसे पानी की टंकी होती है, वहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है। वैसे ही देखिए जहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, वहाँ पे वो सूचना का भंडारण करता है। टंकी में क्या होगा, पानी का भंडारण, और सूचना प्रौद्योगिकी आईसीटी में क्या होगा, सूचना का भंडारण। तो देखिए संचार प्रौद्योगिकी पाइप के माध्यम से संचार प्रापक के पास पहुंचता है। अब देखिए जैसे पाइप के जरिए आपके पास पानी पहुंचेगा, वैसे ही देखिए संचार के माध्यम से आप तक क्या है, आपके तक क्या है पहुंचेगा, आपके पास सूचना पहुंचेगी। उपयोगी डाटा और सूचना के सृजन, संचरण,
भंडारण, पुनः प्राप्ति और डिजिटल रूपों में संचालित आईसीटी की डिजिटल प्रौद्योगिकी सूचना के पूरे चक्र में प्रयोग में लाई जाती है। अब देखिए, चाहे सूचना का सृजन करना यानी कि सूचना को बनाना, उसका संचरण करना, उसका भंडारण करना, सूचना को फिर से प्राप्त करना, ये पूरा चक्र किस में है? ये है आईसीटी में। सो देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विभिन्न घटक भी है। विभिन्न घटक देखिए क्या है इसके। पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी। हार्डवेयर का मतलब होता है कि जो चीज़ें कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं जिससे वो बना होता है। देखिए, जैसे इसके अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर, सर्वर, बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर के साथ साथ इनपुट, आउटपुट एवं संग्रह करने वाली युक्तियाँ आती हैं। अब देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर होते हैं ना प्रौद्योगिकी। आप देखिए, पहले ज़माना क्या था, जैसे लैपटॉप है, कंप्यूटर है। आजकल क्या है, उसमें प्रोसेसर नए नए आ गए, जैसे i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर, है ना, और SSD आ गई है। तो वो क्या है, उससे क्या है, कंप्यूटर फास्ट हो जाता है ना। तो क्या है कि वो हार्डवेयर का प्रौद्योगिकी होगा, हार्डवेयर की टेक्नोलॉजी आ गई। पहले i3, जैसे देखिए, पहले जैसे आपके पास i3 है, आप स्पीड बढ़ानी है, आप i5 ले सकते हैं, i7 कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आपको जो उसमें करना है, अपना काम अच्छे से करना है, तो है ना। तो वो सारी चीज़ें, ये क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, हार्डवेयर में है। आप हार्डवेयर अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डाटा ज़्यादा चाहिए तो आप हार्ड डिस्क जो है वो ज़्यादा लगा सकते हैं उसमें। तो नेक्स्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली, सर्वर तथा व्यापारिक वाणिज्य सॉफ्टवेयर आते हैं। अब देखिए, हार्डवेयर तो हमने ऊपर किया कि कंप्यूटर के पार्ट्स, लेकिन सॉफ्टवेयर क्या है, जो कंप्यूटर जिससे हम सॉफ्टवेयर से अपना काम आसान बनाते हैं। देखिए, जैसे वेब ब्राउज़र है, गूगल का हो गया, है ना, क्रोम हो गया, जहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो जिससे क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। बहुत सारे देखिए वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर हैं। कैलकुलेटर का उपयोग यहाँ पे आप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। दूरसंचार एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी, देखिए टेलीकॉम एंड नेटवर्क टेक्नोलॉजी। अब देखिए, इसके अंतर्गत दूरसंचार के माध्यम, प्रोसेसर तथा इंटरनेट से जुड़ने के लिए तार या बेतार पर आधारित सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सुरक्षा का कूटन, क्रिप्टोग्राफी आदि है। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि दूरसंचार या नेटवर्क है प्रौद्योगिकी, है ना। जैसे देखिए, मान लीजिए आपको किसी से फ़ोन पे बात करनी है, किसी से आपको देखिए आमने सामने बात करनी है, तो आप अपना कंप्यूटर लैपटॉप खोल के रखेंगे तो आप उससे आमने सामने बात कर सकते हैं ईजिली। वो सारी चीज़ें तो किससे पॉसिबल है? आईसीटी से। मानव संसाधन यानी कि देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज, तंत्र प्रशासक, नेटवर्क प्रशासक आदि इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए, मानव संसाधन क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, जो तंत्र का प्रशासक, नेटवर्क का प्रशासन इसके अंतर्गत आते हैं। यानी कि देखिए, इसमें क्या है कि जो हमारे संसाधन है, हम इसका प्रयोग करते हैं, वो क्या क्या प्रयोग करते हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर में हम इसमें करेंगे इसका जो डाटा है वो कैसे लिया जाता है, डाटा से पहले की स्थिति, डाटा के बाद की स्थिति, सब कुछ किया जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। बने रहिए हमारे साथ, बहुत जल्द आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।